बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था फर्टिलाइजेशन, जिसके अंतर्गत अपन ने मैकेनिज्म ऑफ स्पर्म ट्रांसफ़र की बात कर रहे थे, जिसमें स्लाइड के अंतर्गत जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था, और कैपेसिटेशन एंड कांटेक्ट जिसमें लिली कंसेप्ट, टेलर कंसेप्ट, वासरमैन एंड सेलिंग कंसेप्ट की बात कर ली थी। आज इसका जो तीसरा पॉइंट है, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन, इसको डिटेल्स में देखेंगे। जैसा कि नाम पता है अपन को, एक्रोसोम रिएक्शन, तो स्पर्म के ऊपर वाला हेड रीजन होता है, उसमें एक्रोसोम पाया जाता है। ये अपने को पता है कि अधिकांश प्राणियों में जो ओवम होता है एंड अंडा होता है, उस पर एक से अधिक आवरण पाए जाते हैं। वो जेली से आश्रित हो सकता है, फोलिकल कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ हो सकता है। तो ये आवरण जो होते हैं स्पर्म के लिए भेदन में एक तरह से बाधक का कार्य करते हैं, और एक इनका फ़ायदा ये है, एक से अधिक स्पर्म को इसमें प्रवेश से रोकते हैं। ये इनके आवरण का, ओवम के ऊपर जो आवरण पाए जाते हैं, इसका फ़ायदा है। जब एक स्पर्म अंडे की सतह से चिपक जाता है तो वह गतिहीन हो जाता है। वैसे तो मोटाइल होते हैं, लेकिन ये इसमें गति जो है इमोटाइल हो जाएगा, और शुक्राणु का अंडे में जो भेदन है वो या तो अपन कह सकते हैं फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के द्वारा संपन्न होता है। तो जो इनका पेनिट्रेशन है स्पर्म का, इसको दो भागों में बांटते हैं अपन, एक तो मैकेनिकल मेथड और केमिकल मेथड। जो मैकेनिकल मेथड है, यांत्रिक विधि अपन कह सकते हैं, के द्वारा पेनिट्रेट करना स्पर्म का, ये अक्सर जो मछलियाँ और कीट होते हैं, इंसेक्ट्स और कीट होते हैं, इनके ओवम पे दृढ़ आवरण, एक रिजिड जो कवरिंग पाई जाती है, ढकी रहती है, तो सभी स्थानों से जो स्पर्म है इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इन अंडों पे एक सूक्ष्म छिद्र पाया जाता है, जिसको अपन माइक्रोपाइल कहते हैं, जिसका जिक्र अपन ने ओवम के निर्माण के दौरान आपको बताया था। ओवम के टाइप थे, उसमें माइक्रोपाइल पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। तो जो स्पर्म होते हैं वो इसी छिद्र के द्वारा प्रविष्ट करते हैं, और भेदन में किसी तरह का वैसे कोई यांत्रिक बलों का उपयोग नहीं होता, लेकिन माइक्रोपाइल के माध्यम से ही जो इसमें शुक्राणु प्रवेश करते हैं, प्रविष्टि होती है, इसी को ही मैकेनिकल मेथड का नाम दिया गया है। मैकेनिकल मेथड या मैकेनिकल पेनिट्रेशन भेदन कहलाता है। दूसरा जो है मेथड इसमें है वो आपके रासायनिक विधि या केमिकल मेथड। इसमें अलग अलग जो ग्रुप हैं, समूह हैं, उसमें अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से देखा गया है कि जो पहला पॉइंट है इसमें, जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया केमिकल मेथड में, इसमें एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र की जल का अम्लीकरण हो जाना। जो इकाइनोडर्मेटा समूह में ये देखा गया है कि उसके स्पर्म जो होते हैं वो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी को अम्लीय कर देती है। अम्लीय माध्यम से क्या होता है, अंडे के ऊपर जो जेली का आवरण होता है वो नष्ट हो जाता है, और स्पर्म जो है उसमें उसका भेदन जो है वो सरल हो जाता है। तो इस तरह से एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर की सहायता से स्पर्म जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। सेकंड जो है इसी में रासायनिक विधि के अंतर्गत बाई एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम। ये जो एम्फीबियंस जिसमें मेंढक और टोड होते हैं, इनके एग्स पर भी जेली का आवरण पाया जाता है, ढका रहता है जेली के आवरण से, और स्पर्म क्या करता है कि प्रोनेज एंजाइम सीक्रेट करता है, जिससे जेली का जो आवरण है ओवम के ऊपर पाया जाता है वो नष्ट हो जाता है, और जो स्पर्म होते हैं आसानी से अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो पहला तो था इसमें बाई एसिडिफिकेशन ऑफ सी वाटर, दूसरा था बाई एक्टिवेशन ऑफ प्रोनेज एंजाइम। प्रोनेज एंजाइम के माध्यम से भी प्रवेश करते हैं स्पर्म। थर्ड है इसमें बाई एक्शन ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम। जो सी अर्चिन है, इसके अंडों में फास्फोलिपिड ए पाया जाता है, और ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, इसके प्रभाव से ये जो अंडों के ऊपर फास्फोलिपिड ए पाया जाता है वो नष्ट हो जाता है,
और स्पर्म जो है आसानी से इसमें प्रविष्ट कर जाते हैं। तो ट्रिप्निसिन जो एंजाइम है इसका प्रभाव भी पाया गया है। तो ये भी केमिकल मेथड के अंतर्गत आता है। चौथा है इसमें एक्रोसोम रिएक्शन, जिसकी अपन डिटेल्स में अभी बात करेंगे। शुक्राणु का अंडे में जो भेदन का विस्तृत अध्ययन किया गया है, जो वो 2-3 हैं, एक तो एस्टेरियास में, एक हाइड्रोइडिया में और स्तनधारियों में। अपने को पता है शुक्राणु के शीर्ष पर एक्रोसोम नामक रचना पाई जाती है और एक्रोसोम के अंदर अनेक प्रकार के लाइटिक एंजाइम्स, लयनकारी एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं। तो शुक्राणु के भेदन के समय शुक्राणु के शीर्ष में जो सामूहिक रूप से अपन कह सकते हैं कलेक्टिवली अनेक परिवर्तन जो होते हैं, हेड रीजन में स्पर्म के जो सामूहिक रूप से अनेक परिवर्तन होते हैं एक्रोसोम वाले रीजन में, उसी को ही अपने को एक्रोसोम क्रिया या एक्रोसोम रिएक्शन जो है वो कहते हैं। इसमें पहली बात करेंगे अपन स्पर्म मोटिलिटी की, कि शुक्राणु की जो गतिशीलता है। इसकी जो शुक्राणु की गतिशीलता का अध्ययन सी अर्चिन में किया गया। इसमें ये देखा गया कि जब डेंस सीमन होता है, सघन वीर्य होता है, तो उसमें शुक्राणु जो होता है अचलायमान होता है, इमोटाइल होता है। लेकिन जैसे ही सीमन जो है समुद्र की जल के संपर्क में आता है सी अर्चिन के अंतर्गत, तो समुद्री जल के संपर्क में आने पर वह डाइल्यूट हो जाता है और डाइल्यूट होने पर जो स्पर्म होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जो आयन, सोडियम आयन समुद्री जल में पाए जाते हैं वो शुक्राणु में प्रवेश करते हैं और सोडियम आयन के प्रवेश करने से जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो स्पर्म से बाहर निकल जाते हैं, जिससे वो सक्रिय हो जाते हैं। इसकी सक्रियता को और थोड़ा सा डिटेल्स में अपन अध्ययन करें तो उसमें ये देखा गया है कि जब सोडियम आयन उसमें प्रवेश करते हैं तो शुक्राणु की जो पीएच है, पीएच वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है और पीएच बढ़ने से स्पर्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और जो इसकी मोटिलिटी है, गतिशीलता है, वो बढ़ जाती है। और जो पीएच के बढ़ने से इसमें जो एक्टिन होता है उसका बहुलीकरण हो जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाएगा एक्टिन का, और एक्रोसोम में कुछ अतिवृद्धि या प्रवर्ध जो हैं वो निकल जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं और जो एटीपीएज एंजाइम है वो सक्रिय हो जाते हैं और एटीपी के विपाटन से ऊर्जा मुक्त होती है जो स्पर्म की गतिशीलता को बढ़ाती है। तो एक्रोसोम का जो आशय है, वेसिकल है, उसमें जो लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं और जो बाइंडिन के साथ जुड़ जाते हैं। तो एक्रोसोम क्रिया के लिए जो उचित मात्रा में पीएच, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और ताप का होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब एक्रोसोम यदि क्रिया होती है तो उसमें उचित पीएच होना चाहिए, तापमान उचित होना चाहिए और कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन जो है वो पाए जाने चाहिए, तभी उसमें एक्रोसोम की क्रिया जो है वो हो पाती है। बाहरी जो कोशिकीय कैल्शियम आयन है वो एक्रोसोम क्रिया के लिए आवश्यक होता है। मतलब जल में अपन कह सकते हैं जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो एक्रोसोम क्रिया के लिए आवश्यक होती है। और जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं जो स्पर्म में पाई जाती हैं, उनमें ये कैल्शियम जो है वो सहायक होता है। एक मैकेनिज्म स्पर्म मोटिलिटी के बाद आता है ट्रिगर मैकेनिज्म कहलाता है। ट्रिगर मैकेनिज्म में जो रोल है वो क्या होता है कि शुक्राणु का जो शीर्ष होता है वो एक तरह से विघटित हो जाता है, टूट जाता है और जो एक्रोसोम की झिल्ली के साथ जुड़ जाता है। और मतलब ये जो ट्रिगर मैकेनिज्म है ये निम्न ग्रुप में अपन स्टडी के दौरान देखते हैं कि इकाइनोडर्मेटा और जो क्रस्टेशिया का डेकापोडा है, इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो ऑस्मोफिलिक लेयर जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है
और एक्रोसोम के नलिकाओं के साथ प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कंटिन्यू हो करके जुड़ जाती है। तो इस तरह का ट्रिगर मैकेनिज्म इकाइनोडर्मेटा और डेकापोड के क्रेस्टेशिया के अंतर्गत पाया जाता है। इसी तरह से एनेलिडा मोलस्का और सैकोग्लोसस में जो ऊपरी प्लाज्मा झिल्ली होती है वो जो एक्रोसोम के नीचे स्थित झिल्ली होती है उसको विघटित कर देती है। ये भी ट्रिगर मैकेनिज्म के अंतर्गत आता है। लेकिन मैमल्स में, स्तनधारियों में जो प्लाज्मा झिल्ली है और एक्रोसोम की झिल्ली है आपस में जुड़ जाती है, संलयित हो जाती है और एक कंटिन्यू अपन इस स्तर का निर्माण करेगी, लेयरिंग का निर्माण करती है। और इसमें जो जब लेयरिंग होती है तो फैट के जो अणु होते हैं वे बाई मोलिक्यूल या द्विआण्विक व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तित हो जाते हैं। एक्रोसोम में जो लाइटिक एंजाइम है जो ओवम के ऊपर पाए जाने वाले लेयरिंग के संपर्क में, अंडों के ऊपर पाए जाने आवरण के संपर्क में आते हैं और वो एक्रोसोमल रिएक्शन को संपादित करते हैं। तो एक्रोसोम, स्तनधारियों में एक्रोसोम में मुख्य जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एक तो होता है हायालुरोनिडेज और दूसरा होता है कोरोना भेदक एंजाइम और तीसरा होता है एक्रोसिन। ये हायालुरोनिडेज, कोरोना भेदक एंजाइम और एक्रोसिन तीनों एंजाइम अंडे के चारों तरफ जो अंडाओं का आवरण पाया जाता है उसको गला देते हैं। इसमें तीनों के अलग अलग रोल हैं। जैसे ये हायालुरोनिडेज एंजाइम है, ये एग के ऊपर जो सबसे बाहरी परत होती है जिसको अपन क्यूमुलस लेयर कहते हैं, इसकी कोशिकाओं के मध्य में जो हाइलारुरोनिक अम्ल पाया जाता है उसके जल का अपघटन करते हैं, जिससे ये क्यूमुलस लेयर जो है वो नष्ट हो जाती है। तो ये कार्य जो होता है, जो एक्रोसोम के अंतर्गत लाइटिक एंजाइम के अंतर्गत पाए जाते हैं, हाइलारुरोनिडेज एंजाइम, ये काम करता है क्यूमुलस लेयर को नष्ट करने का। और ये क्यूमुलस लेयर जो है अंडों के बाहर की ओर सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है। और जो दूसरा एंजाइम है कोरोना भेदक एंजाइम है, वो कोरोना रेडिएटा को नष्ट करता है। कोरोना भेदक एंजाइम कोरोना रेडिएटा को नष्ट करता है। और जो एक्रोसिन एंजाइम है वो प्रो एक्रोसिन के रूप में उपस्थित होता है और एक्रोसिन के रूप में अपन कह सकते हैं वो प्रो एक्रोसिन से एक्रोसिन में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो सक्रिय एक्रोसिन है ये जोना पेलिसिडा को नष्ट करता है। तो तीनों जो एंजाइम हैं ये एक्रोसोम में लाइटिक वाले, स्तनधारियों में हाइलारुरोनिडेज एंजाइम क्यूमुलस लेयर को नष्ट करेगा और कोरोना भेदक एंजाइम जो है वो कोरोना रेडिएटा को नष्ट करेगा। और एक्रोसिन जो एंजाइम है जो प्रो एक्रोसिन के रूप में होता है वो सक्रिय होकर के जोना पेलिसिडा को नष्ट कर देता है। तो एक्रोसोम का जो वेसिकल है उसके बाद वो केंद्रक के निकट के झिल्ली के पास पाया जाता है और जो वेसिकल्स होती हैं वो बाहर की ओर प्रसारित हो जाती हैं। और जब बाहर की ओर प्रसारित होती हैं तो क्योंकि एक्रोसोम के ऊपर ही पाई जा रही हैं तो उनको एक्रोसोम नलिकाएं या तंतुओं के रूप में अपन उनको मानते हैं। ये देखा गया है कि जो हाइड्रोइडिया है उसमें एक ही नहीं कई एक्रोसोम नलिकाएं का निर्माण जो होता है एक्रोसोम रिएक्शन के दौरान हो जाता है। इसी तरह से आर्बेसिया, एस्टेरियास और स्कोग्लोसस है उसमें केवल एक एक्रोसोम का तंतु का निर्माण होता है। हाइड्रोइडिया में तो कई एक्रोसोम नलिकाएं बन गई प्रसारित होकर के, लेकिन जो आर्बेसिया, एस्टेरियास और सेकोग्लोसस है उसमें केवल एक ही एक्रोसोम का तंतु है वो निर्माण होता है। इसी तरह से निरीज है जो एनेलिडा का एनिमल है, इसमें एक्रोसोम है एक रोड के रूप में का निर्माण करता है और उसके माध्यम से शुक्राणु जो है वो अंडे का भेदन करता है और उसमें सहायता होती है उसकी। एक्रोसोम जो नलिका है वो अंडे की प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आती है और आपस में इंटरडिजिटेट यानी अंतर्गुथित हो जाती है। यानी अंडे की प्लाज्मा झिल्ली और एक्रोसोम नलिका
ये आपस में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, अंतर्गुथित हो जाते हैं, और इसी स्थान पर अंडे का कोशिका जो द्रव्य है वो फर्टिलाइजिंग कोन का निर्माण करता है, निषेचन शंकु का निर्माण करता है, जहाँ पे ये एक्रोसोम नलिका और अंडे की प्लाज्मा झिल्ली अंतर्गुथित होती हैं, वहीं पे निषेचन कोन का जो है निर्माण हो जाता है। सी अर्चिन है, इसमें ये देखा गया है कि जहाँ पे ये अभिक्रिया होती है वो उसके पूरे पृष्ठ सतह का 0.002% का संपर्क का एरिया होता है, वहाँ पे निषेचन कोन और इनका निर्माण होता है। और स्तनधारियों में ये देखा गया है कि जो एक्रोसोमिन की जो नलिकाएं होती हैं उनका तो अभाव होता है, उसकी जगह शुक्राणु का जो शीर्ष है वो अंडे की प्लाज्मा की झिल्ली पर बिल्कुल चपटे रूप में, मतलब किसी तरह के कोई नलिकाओं का निर्माण नहीं होता, चपटे रूप में जो है वो स्थित रहता है। इसी एक्रोसोम रिएक्शन के अंतर्गत जो लास्ट पॉइंट है वो सेकेंडरी बाइंडिंग या फंक्शनल जो इसका सिग्निफिकेंस है उसके बारे में। स्तनधारियों में क्या होता है कि शुक्राणु की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, जो पूर्व में अपने पॉइंट लिया था कैपेसिटेशन या कॉन्टैक्ट, जिसमें वासरमैन और सेलिंग कंसेप्ट की बात करी थी, उसमें एक अपने ZP3 बंधन प्रोटीन की बात करी थी, उसी से संबंधित है कि स्तनधारियों में शुक्राणु की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो ZP3 बंधन प्रोटीन में पाई जाती है, और भीतरी जो एक्रोसोम झिल्ली है उसमें ZP2 बंधन प्रोटीन होता है। तो ZP3 और ZP2 पर स्थानांतरित हो जाता है, और इसके कारण शुक्राणु का जो अंडे की तरफ भेदन जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। पोर्काइन जो स्पर्म है उसमें जो सेकेंडरी जो बंधन होती है, बाइंडिंग होती है, वो क्रिया प्रो एक्रोसिन के द्वारा होती है, उसके माध्यम से होती है, और प्रो जो एक्रोसिन है वो एक्रोसिन में परिवर्तित हो जाता है और जोना पैलिसिडा का पाचन करता है, जैसा कि पूर्व में बताया गया है। तो शुक्राणु का अंड झिल्लियों के भेदन में सहायता मिलती है, और एक्रोसोम की जो भीतरी झिल्ली होती है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, यानी जाति विशिष्ट होगी, कि अपनी ही जाति के अंडे से ही निषेचित होगी, उसी अंड झिल्लियों को पहचान करती है और उसी में वो पेनिट्रेशन जो होगा स्पर्म का होगा, किसी अन्य स्पीसीज के अंडे में नहीं होगा। यानी एक्रोसोम की जो भीतरी झिल्ली है वो स्पीसीज स्पेसिफिक होती है, और शुक्राणु और अंडे के जो स्पीसीज स्पेसिफिक बंधन से ही जो बाइंडिंग है वो एक तरह से निर्मुक्त होती है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि सेम स्पीसीज़ के स्पर्म सेम स्पीसीज़ के अंडे को ही पेनिट्रेशन करेंगे और आगे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जो वो कंप्लीट होगी। आज बच्चों इतना ही। नेक्स्ट में अपन एक्टिवेशन ऑफ एग को लेंगे। थैंक यू।